हेलो फ्रेंड्स, चलिए आए आप लोग को अगर जीटेट अगर आप लोग भरे भरे हैं सोशल साइंस से उसका पूरा सिलेबस भी बताएंगे, प्लस अदर्स एग्जाम भी जो दे रहे हैं, प्लस आपको जेपीएससी मेंस भी देंगे। सभी में ये सारा क्वेश्चन आएगा। यहाँ तक कि आप लोग इंटरव्यू पढ़ाई कर रहे हैं तो इंटरव्यू भी देखिए आपका इसी तरह कंटिन्यू रहेगा। तो आज मैं आप लोगों को सारा कंटिन्यू के साथ बताएंगे, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि जेटेट का अलग पढ़ाई है, जेपीएससी का अलग पढ़ाई है, इंटर का अलग पढ़ाई है। अरे आपका क्लास 6 से ही सारा चीज को हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे जाके उसको थोड़ा वहाँ पढ़ने का टेक्निक अलग हो जाता है। तो कोई क्लास में भी हो या किसी भी सेक्शन में हो, आपके लिए इतिहास ये जो अभी बताएंगे सब आपका काम आएगा। खासकर तब जेटेट और जेपीएससी मेंस में जो भी देंगे उसके लिए काम आ जाएगा। ठीक है, तो आइए आज बताते हैं कि इतिहास को आप लोग कैसे पढ़ना है। तो इतिहास को जानने के पहले आप लोग क्या है, ये कुछ चीज आप लोग जानना है। यानी कि उसमें देखिएगा बीसी और एडी का प्रयोग होता है। बीसी जिसको हम लोग ईसा पूर्व कह रहे हैं, ठीक है, और एडी जिसको हम लोग एनो डोमिनी ईस्वी कह रहे हैं। तो यहाँ जैसे देखिए आप लोग हम समझा चुके हैं। तो 1 एडी यानी कि जब ईसा मसीह का जन्म हो रहा है उसको हम लोग एक बेस मानते हैं। आपका ये भी क्वेश्चन पूछा है एनसीईआरटी में, देखो दिया हुआ है, अभी सब चेंज हो रहा है। ये भी आप लोग जेटेट में पूछ चुका है। ठीक है, कि एडी क्या है, बीसी क्या है, अब इसको नया शब्द क्या लाया। तो एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो देखो उसमें मिल जाएगा तुम लोग। ठीक है, तो 1 एडी और इधर बीसी यानी कि यीशु ख्रिस्ट का जन्म हो रहा है उसको हम लोग एक आधार माने हैं। इसके पहले जो घटना हो रहा है उसको हम लोग बीसीई कह रहे हैं, क्योंकि देखिए इतिहास में बहुत को यही समझ नहीं पाता है कि ईसवी पूर्व कहाँ से आया, ईसवी का क्या है, इसका क्या मतलब है। इसका बहुत बड़ा मतलब है। आप ईसवी पूर्व की जगह ईसवी खाली लिख दोगे, ईसवी पूर्व को इंडस वैली सिविलाइजेशन को आप ईसवी लिख दोगे तो आपको पूरी तरह से वो गलत हो जाएगा। इसका भी जानकारी आपको बहुत अच्छा से होना चाहिए। तो चलिए, तो बीसी मतलब ईसा पूर्व यानी यीशु ख्रिस्त का जन्म हो रहा है उसके पहले की जो घटना, यानी कि देखिए इतिहास तो क्या है, पृथ्वी का जन्म हो रहा है, जब भी जीव जंतु जो जन्म ले रहे हैं उसी से इतिहास शुरू हो रहा है। लेकिन बस इतिहास को पढ़ने का टेक्निक आपको जानना होगा। आप वहां से मत पढ़ो पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ये सब जगह आप पढ़ोगे तो वहां भी आप उलझ जाओगे। इतिहास में आपको रुचि क्यों नहीं लगता, यही सब रीजन है। आप पढ़ना शुरू करो सिंधु घाटी सभ्यता से। और आपको ये भी जानना चाहिए कि क्वेश्चन ज्यादा कहाँ कहाँ से बनता है। यानी पूरा सिलेबस को तो आपको कवर करना ही है, लेकिन उससे भी बेटर पहले आपको जानना है कि आपको क्या पढ़ना है, जहां से आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसे हम लोग मान रहे हैं 2550 बीसी, 1750 बीसी। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम लोग क्या घटते हुए आएंगे 180 में, और 180 से लेके अब हम लोग आएंगे 21वीं सदी में। अब हम लोग किस में है, 21वीं सदी में। ये पूरा इतिहास आपको बहुत अच्छा से जानना होगा। इसको जानने के लिए क्या है कि, और दूसरी बात और क्या है, इतिहास पढ़ने के लिए आपको कंटिन्यूटी भी जानना बहुत जरूरी है। इतिहास आपका तभी इजी हो जाएगा जब आप कंटिन्यूटी जान रहे हो। यानी कि अब आपका नीचे का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, रेलवे, एसएसबी, कुछ भी दे रहे हो, तो आपका ये इसी से देखिए बहुत सा क्वेश्चन आएगा। वही जब आप जेटेट दे रहे हो, सीटेट दे रहे हो, जेपीएससी मेंस पीटी कुछ भी दे रहे हो, तो आपको क्या है, थोड़ा सा उसी को आपको डीप में जाना पड़ता है। तो चलिए अब आगे हम लोग शुरू करते हैं। देखिए इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिए हिस्ट्री को हम लोग कितने भागों में बांटे हैं। हिस्ट्री को ऐसे देखिए क्लास 8 में तो क्वेश्चन पूछा था, और आप लोग टेट में भी पूछेगा। तो देखिए जेटेट इस समय क्या है, सीटेट जेटेट आप लोग जो दे रहे हैं उसमें आपका ही क्लास से ही बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा। जो आप लोग सोच रहे कि नहीं हम लोग कुछ मार्केट का बुक आया हुआ उसको पढ़ ले, उससे बेटा आप एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी फॉलो करो। आपको वहीं से बहुत सारा क्वेश्चन उठा के देता है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। हम लोग तो बस ये क्लास कर ले, वो क्लास कर ले, ये कोचिंग कर ले, ये बुक ले ले, वो नोट्स ले ले। अरे भाई उससे कुछ नहीं, आप एक बेस को बनाओ और उसको समझो, और वही सब आपको हम बताते जाएंगे कैसे कैसे। इतना जो हम लोग सिलेक्शन दिए टीचर में कैसे दिए, उन्हें जितना इस क्लास में हम लोग क्लास दिए स्टूडेंट को, जितना लगभग सब ज्वाइन कर चुका टीचर। तो टीचर में अगर आप भी सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं तो जैसा जैसा आपको हम बता रहे हैं इसको थोड़ा फॉलो कर लीजिए, देखिए आपका रिजल्ट एकदम पक्का रहेगा। रिजल्ट का गारंटी हम लेते हैं, क्योंकि आप लोग पिछले बार देखे थे 80 स्टूडेंट में 60 स्टूडेंट मेरा सिलेक्शन लिया था, वो भी कितना दिन मिला था, मात्र 1.5 महीना। यानी कि स्टूडेंट सब भूल भी गया थे कैसे कैसे क्या पढ़ना है। लेकिन 1.5 महीना में जो हम लोग 2 टीचर यहाँ पढ़ाए थे, आप उसी से देखिए आप लगभग अब सब ज्वाइनिंग भी कर लिया, कुछ कुछ तो अभी ज्वाइनिंग मिला लोग को। तो ये तो सरकार की गलती है, वो लोग लेट कर रहा है। ठीक है, तो आइए हिस्ट्री को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। पहला क्या है, प्राचीन भारत।
प्राचीन भारत। दूसरा क्या है? मध्यकालीन भारत। अब तीसरा क्या है? आधुनिक भारत। और चौथा क्या है? विश्व इतिहास। इसको भी हम लोग पढ़ते हैं कि नहीं? ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशनशिप आप लोग तभी जान पाओगे पूरा विश्व के बारे में। आप लोग 11 क्लास में देख ही रहो, क्योंकि इस बार सिलेबस हमको बाकी बहुत अच्छा नहीं लगा। एनसीईआरटी की जो ओल्ड बुक है वो बहुत अच्छा है भाई। इंडियन हिस्ट्री को हम ठीक से जान ही नहीं पा रहे, हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में चले गए। खास करके 11 12 में तो बच्चे लोग 11 में क्या है कि नया नया सब बहुत सारा मिक्स पड़ा। अब हिस्ट्री में जो आया है ऑटोमेटिक मेसोपोटामिया में पहुंच जा रहा है, इधर उधर पहुंच जा रहा है, उसके लिए तो बाकी बहुत टफ है। भारत का इतिहास फिर भी बहुत कुछ सुनता है, लेकिन क्या है अचानक वो लोग देखिए वहां चले गए। तो ये सिलेबस थोड़ा सा हमको पटंग लग रहा है, लेकिन पहले का जो एनसीईआरटी है आप अगर उसको फॉलो करोगे तो आपको बहुत मजेदार है। जैसे 11 में पहले क्या था? एंशिएंट था, मिडिवल था, और 12 में क्या था? मॉडर्न इंडिया एंड वर्ल्ड हिस्ट्री था। अब 12 में ये सबको ये किया है। ठीक है, तो जैसे देखो, तो पहला क्या हो गया? प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया। दूसरा मध्यकालीन भारत। तीसरा आधुनिक भारत। 3 भागों में बटा हुआ है। चौथा हो गया वर्ल्ड हिस्ट्री। तो अधिकतर हम लोग फोकस इसी में करना है। अब इसको क्या है कि इसको पढ़ने के लिए क्या है, वो पहले कंटिन्यूटी को जानना होगा, ये कैसे कैसे डेवलप हो रहा है। आप अगर एक टॉपिक वाइज निकाल के पढ़ोगे, याद करो, आप याद नहीं होने का रीजन यही है, इतिहास बोर होने का ही एक रीजन है। लेकिन अगर आप कंटिन्यूटी को एक एक करके जानोगे पहले, तो अब आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे चलिए कंटिन्यू आपको हम पहले शुरू कर रहे हैं प्राचीन भारत से। प्राचीन भारत जो आपका टेट में भी बहुत जबरदस्त सिलेबस दिया हुआ है इसी से। टेट में जो पहला आपका सिलेबस क्या दिया है? साहित्यिक स्रोत, यानी कि इतिहास जानने का सोर्सेस क्या क्या है। तो ये टॉपिक आप लोग हम बाद में बताएंगे कैसे कैसे क्या करना है, यानी सबको उतना नहीं पढ़ना है, लेकिन आप लोग को पढ़ना है। और अभी आपको बताएंगे तो आपको थोड़ा सा, क्योंकि बुक में भी आपको उसी तरह बहुत अच्छा दिया हुआ, लेकिन आप लोग को ही उलझ जाओगे। आप लोग पहला पढ़ाई शुरू कीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन से, सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा? सिंधु नदी के किनारे खोज हुआ था, इसलिए हम उसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको? हड़प्पा सभ्यता। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सात जो नगर मिला है उसमें क्या है, हड़प्पा का खोज पहले हुआ था। मोहनजोदड़ो इससे ही बड़ा जगह क्षेत्र है, लेकिन हड़प्पा का पहले खोज होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, इसका खोज क्या था? दयाराम साहनी 1921 में। कौन? दयाराम साहनी। ये सब कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप लोग एकदम पानी की तरह ये सब याद रखो। चाहे यहाँ तो आप लोग जीडी भी अगर दे रहे हो ना, तो जीडी में बस यही जो हम करने बताएंगे इससे तुम्हारा सारा क्वेश्चन आ जाएगा। जीडी में भी हम लोग यहाँ से देखो कितना सिलेक्शन लिया है। रेलवे में देखना, ग्रुप डी में उतना नहीं पूछा, लेकिन एनटीपीसी में है, एसएससी में है, झारखंड का भी कोई भी एग्जाम दोगे, बिहार का कोई एग्जाम दो, सब में पूछ रहा है। तो इस तरह बताएंगे कि आपको हर एक एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता। और क्या कहते हैं? प्रथम नगरीकरण, यानी कि फर्स्ट सिविलाइजेशन आप लोग का कहां से हो रहा है? हम लोग का यहीं से हो रहा है। एकदम याद रखो सब। और क्या कहते हैं? कांस्ययुगीन सभ्यता। कांसा का पहला प्रयोग कहां से हो रहा है? ठीक है, कांसा क्या क्या चीज से बन रहा है? कॉपर और टिन। जो भी हम बता रहे हैं आप लोग एकदम माइंड में बैठा लीजिए, हर एक क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में दिखेगा। ठीक है, कांस्ययुगीन सभ्यता हो गया। और इसको किस नाम से जानते हैं? आद्य इतिहास। आद्य इतिहास क्यों कह रहे हैं?
हाँ, यानी कि जो भी एविडेंस हम लोग को मिला हुआ है, अभी तो हम लिखित तो मिला है, लेकिन अभी हम लोग पढ़ नहीं पाए। जिसे हम लोग पढ़ लेंगे वो इतिहास बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है, और किस नाम से जानते हैं? मेलुहा संस्कृति। एनसीईआरटी पढ़ो, सब मिलेगा। 11-12 बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो जो हम बता रहे हैं, लेकिन आप बुक खोल कर देखो तुम लोग, सब मिलेगा तुम लोग। और जो आप लोग जेट टेट सेट जो भी दे रहे हैं, आप लोग यही है, जब हम लोग बेसिक तैयारी कर रहे थे, नहीं हो तो कम से कम हम एनसीईआरटी को 100 बार पढ़ें। आज भी हमको एनसीईआरटी नया लगता है, इतना उसमें डीपली चीज दिया हुआ ना, आप अगर अच्छा से उसको देख लो तो सब पता चलेगा। हाँ, नाम में इतिहास बदल जाता है, समझे ना। तो चलिए धीरे धीरे आप लोग हो जाएगा। मेलुहा संस्कृति, मेलुहा संस्कृति इसको कौन कह रहा है, क्यों कह रहा है, ये आप लोग बताएंगे, ये आप लोग कमेंट करोगे, मेलुहा क्यों कह रहे हैं। टाइमिंग क्या है इसका? 2550 बीसी से 1785 बीसी। देखिए आ गया बीसी, यानी कि ईसा पूर्व। एनसीईआरटी में अभी क्या है, 2600 दिया है, तो आप लोग 2600 भी हो सकता है, 2500 भी हो सकता है, ठीक है, 2550 भी हो सकता है, जो भी आपको देखोगे उसको आप लोग टिक करो। ठीक है, तो चलिए ये आपका पहला हो गया सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बाद क्या हो रहा है, एकदम कंटिन्यूटी को जानो पहले, कैसे कैसे ये डेवलप कर रहा है। बताइए आप लोग, इसके बाद क्या हो रहा है? आज भी बताओ। देखिए सब भूल जा रहे आप लोग। वैदिक काल, वैदिक पीरियड, ठीक है, वैदिक काल, इसका टाइमिंग क्या है? 1500 से 1000 ईस्वी। ठीक है, वैदिक काल। तीसरा हो गया उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक, इसका टाइमिंग 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा। हो क्या रहा है इस समय? अब वैदिक काल में क्या हो रहा है? वेदों की रचना, यानी कि सिंधु घाटी शब्द एक पतन हो गया उसका, उदय पतन हो गया। अब क्या है कि अभी भी इतिहास क्लियर नहीं है, वो शायद गांव में तब्दील हो गया, या फिर वही सब जाके आगे जाके हम लोग ये हो रहा है। तो वैदिक काल में 4 वेदों की रचना हो रहा है। वेद हम लोग कितना है? 4 वेद है। ठीक है, पहला वेद, सबसे प्राचीन वेद का नाम क्या है? ऋग्वेद। एकदम याद रखिए, सब यही सब पूछेगा आप लोग का। पेन थोड़ा सा और पतला होना चाहिए, कहाँ से होगा, यहाँ से। वैदिक काल में किसका रचना हो रहा है? ऋग्वेद। यानी पहला वेद हम लोग का क्या है? ऋग्वेद। उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक काल, इस समय क्या हो रहा है? दूसरा वेद हो गया सामवेद। तीसरा यजुर्वेद। और चौथा अथर्ववेद। इससे भी देखा आप लोग क्वेश्चन आएगा। वेद कितना है? तो 4 वेद है। 4 वेदों में पहला प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। उसको बाद तुम्हारे ये वेद को इधर उधर कर देगा, तुमको अरेंज करना बताएगा। तो अरेंज कैसे करोगे, उसको भी हम लोग जानना होगा। इसका देखो एक ट्रिक्स याद रख लेना तुम लोग।
री सी जो आए, इसको याद कर लो। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, हो गया। एकदम आया हुआ ये क्वेश्चन, ही भी आपको वेद को इधर उधर कर देगा, तुम लोग बताना होगा। तो री सी लोग आ रहा है, इस लोग की तरफ वेदों की रचना हो रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्यों का आगमन। आर्य को और हम लोग क्या कह रहे हैं, जन। ठीक है, तो ये आपका हो गया तीसरा। चौथा, अब वैदिक काल में क्या हो रहा है, जन जो आ रहा है, जन या आर्य, आर्य का आगमन हो रहा है। आर्य को हम लोग जन कह रहे हैं। जन क्यों कह रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं उसको हम लोग जन कह रहे हैं। वही जन का जब यहाँ पैर पड़ रहा तो क्या हो जा रही है, जनपद, है ना। और इसी से क्या बनेगा, यानी कि चौथा नंबर जो आपका टॉपिक है, 16 महाजनपद। ये भी आप लोग का सिलेबस में है। आप लोग जेपीएससी मेंस दीजिए उसमें भी है, आप जेटेट दीजिए इसमें भी है, सारी चीजें। एनसीईआरटी बुक में देखो तुम लोग कंटिन्यूटी इस तरह मिलेगा। तो 16 महाजनपद क्यों, नाम क्यों पड़ रहा है इसका, ज्यादा ही पतला हो गया है, कैसे करें इसमें, ठीक है। वाह, क्या हो रहा है, 16 महाजनपद। तो 16 महाजनपद ये क्या कहना चाह रहा है, इसमें आपका क्या है, तो ये कहना चाह रहा है कि अब 16 राज्यों का निर्माण कैसे हो रहा है। यानी कि ये लोग क्या है, वैदिक काल में कुछ लोग आ रहे हैं कबीला के रूप में। अब यहाँ के क्या कर रहा है, भारतवर्ष में एक कबीला के रूप में अलग अलग बस रहा है। देख रहे हो ना, बंजारा सब जो आता है, ठीक है, उसी टाइप का। पहले देखना बहुत आता था, लेकिन अब तो उतना नहीं आ रहा है। तो बंजारा सब क्या है, आता था और आके बसता था। तो ये कई बंजारा, यानी कि जिसको हम लोग आर्य कर रहे हैं। आर्य जो है ये कहाँ से आ रहा है, तो इसको हम लोग जो मान्यता दिए हैं, अलग अलग सबका विचार है। तो कहाँ से हम लोग मान रहे हैं, मध्य एशिया से, है ना, मध्य एशिया। लेकिन अब के आज का अब जो नया रिसर्च हुआ है, अब जो उसमें बता रखा नहीं, ये भारतीय ही है, यही का है, तिब्बत से है। तो सबका अलग अलग विचार है, ये भी तुम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो ये आने क्रम में सबसे पहले कहाँ दिखा रहा है, ईरान। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो भी हम क्लास में बताएंगे आप लोग एकदम याद रखो, क्योंकि सारा से हम क्लास वही जो क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, देखना वही से अराइज होता है, ठीक है। तो आर्य जो आ रहे हैं ये पहले कहाँ जा रहे हैं, ईरान। अभी देखते हो ना, ईरान इराक ये सब आदमी लोग देखते हैं कितने लंबे चौड़े गोरे होते हैं, ठीक है। वही से फिर धीरे धीरे ये लोग अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हम लोग भारत में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग जनपद, अरे ही जब जनपद यहाँ पैर रख रहा है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 16 महाजनपद, यानी कि अब 16 राज्यों का ये लोग निर्माण कर रहा है। क्योंकि ये तुम्हारा भारतवर्ष है, भारतवर्ष में यूपी बिहार ये सब जो क्षेत्र है, वहां देखिए 16 राज्यों का निर्माण कर रहा है। कौन, काशी, कौशल, मगध, अंग, उज्जैन, ये सब जो है, गांधार, ये सब 16 राज्यों का निर्माण हो रहा है। ये 16 राज्य जब निर्माण हो रहा है तो महाजन का पहला जो पावरफुल शासक वंश कौन बन रहा है, पावरफुल वंश कौन बन रहा है, मगध बन रहा है। अब यहां से देखो हम लोग को भारत का पॉलिटिकल सिस्टम शुरू हो जाएगा। तो मगध का पहला शासक का नाम बताओ और पहला वंश का नाम बताओ। तो पहला शासक का नाम जानती हो, मगध का पहला शासक हो गया, यानी कि जो वंश हो गया, ये पहला शासक हो गया बिंबिसार।
पहला शासक हो रहा है बिंबिसार। किस वंश से जुड़ा हुआ ये? हर एक वंश से। एकदम ये सब पूछेगा क्वेश्चन साहब, जो भी हम बता रहे हैं एकदम नोट करो ये सब। कर लो, रुको अभी तो समझ लो, हम बता देंगे, मौका देंगे। तो मगध का पहला वंश हो गया हर्यक वंश, पहला शासक बिंबिसार। दूसरा इसका शासक कौन बन रहा है बिंबिसार के बाद? एकदम यहां से भी क्वेश्चन आप लोग रहेगा हर एक एग्जाम में, अजात शत्रु। तीसरा कौन है? उदयन। क्लास में बैठे बैठे याद करो साहब, क्योंकि बाद में हम लोग याद नहीं होता है, और इसी से तुम लोग क्वेश्चन आएगा। यानी कि पहला वंश हम लोग का हर एक वंश खत्म हो गया। इसके बाद कौन वंश आएगा? इसके बाद पहला हो गया, दूसरा ये नाग वंश। इस वंश का पहला शासक कौन हो रहा है? ये नाग वंश का शिशुनाग। तो कलर चेंज कर दे रहे हैं, जब कलर का भंडार है ये तो फिर कंजूसी का है। शिशुनाग, नाग वंश है ना, ये दूसरा वंश हो गया। ये पहला, ये दूसरा। इसको एकदम याद कर जाओ पानी जैसा, उसका तुमको लिंक करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। शिशुनाग के बाद कौन बन रहा है इसका शासक दूसरा? कालाशोक। आप लोग जब पढ़ोगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म तो आप लोग को ये सब आएगा। यानी कि पहला बौद्ध संगति किसके समय हुआ था? अजात शत्रु। दूसरा, दूसरा किस वंश के समय होता? क्या ट्रिक्स दिए थे उस समय? राजा कौन था? उसका ट्रिक्स है आका आका, हुकुम मेरे आका, याद करना, देख लेना, दे देंगे उसको। बहुत सा ट्रिक्स ही देखना, बौद्ध धर्म जैन धर्म में सब गजब का याद करवा देंगे तुम, ठीक है। तो हुकुम मेरे आका याद करो, यानी कि आका आका। तो अ से पहला बौद्ध धर्म का संगति का शासक जो था वो था अजातशत्रु था। दूसरा कौन था? कालाशोक, ये था। तीसरा कौन होगा? अशोक। चौथा कौन है? आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आप लोग को। तो पहला शिशुनाग नागवंश हो गया, दूसरा कालाशोक, ठीक है, यानी कि नागवंश का ही शासक हो गया। तीसरा अब आइए, अब आप लोग तीसरा वंश जो है, अब कौन वंश है? हाँ, अभी अशोक नहीं आ रहा है। अब आएगा आप लोग का नंद वंश, ठीक। थर्ड नंद वंश का जो है पहला शासक कौन हो रहा है? महापद्मानंद। फिर आएगा धनानंद। ये भी देखो वंश आ रहा है, यानी तीसरा वंश हो गया। इसी समय क्या है कि अब भारतवर्ष का जो पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ज्यादा मजबूत हो गया। ये लोग किसके समय सिकंदर आक्रमण कर रहा है बताओ, जिसको हम अलेक्जेंडर कह रहे हैं। लेकिन यही महापद्मानंद का जो सैनिक, जो विशाल सैनिक था, ठीक है, सेना था, इसको देख के यो प्रवेश कर भी नहीं पाया। अब पौरस ही पहले रोकना शुरू कर दिया वहां पर, समझे ना। तो ये सारी चीज हो रहा, तो महापद्मानंद उसका धरानंद, ठीक है। तो महापद्मानंद जो है, और यानी कि इन लोग के समय हम लोग भारतवर्ष बहुत अच्छा पोजिशन में था, लेकिन ये लोग क्या है, वही मांस मदिरा नृत्य विलासिता जिंदगी में तबाह हो गया। इसी के समय कौन सा शिक्षक जो कमाल कर दिया, इनका नाम, किसी का नाम सुनो इतिहास में जो बहुत ही फेमस रहा? चाणक्य। चाणक्य है, ये महापद्मानंद के दरबार में गए थे। वो पूर्व काले ब्राह्मण थे, लेकिन बहुत ज्ञानी थे। तो वो जब उसके दरबार में गए कि अखंड भारत का निर्माण करना है, जब इन्हें अपना प्रस्ताव लेके गए, तो उसको क्या है, लात मार के नीचे गिरा दिया गया, तो बहुत इंसल्ट किया गया। इंसल्ट जब किया गया, तभी वो क्या कर रहा, अपना जो शिखा जो था छोटी, उसको खोल दिया और बोला जब तक हम तुम गद्दे से नहीं उतारेंगे तब तक हम अपना शिखा को नहीं मानेंगे।
समझ रहे हो एक गुरु में क्या ताकत होता है, किसी को भी बना सकता है, किसी को उतार सकता है। यहाँ जब अब क्या है, महापद बुला रही, ये अकेला आदमी क्या कर लेगा हमको, और अपमान किया गया। लेकिन यहीं से अब क्या देखो इतिहास फिर कैसे चेंज होगा। इसलिए कब कौन क्या करे ये कोई नहीं जानता है, कब किसका कहाँ तक भी बदले, कब कब कौन पहुंच हो गया ये बोलना मुश्किल है। ठीक है, तो चलिए, तो महापद्मानंद धनानंद, यानी कि ये वंश भी आपका हो गया। अब हम लोग आते हैं, यानी कि हम लोग कितना वंश अब तक पढ़ चुके हैं मगध में, हर्यक वंश, नाग वंश, नंद वंश। अब चौथा वंश जो आएगा, अब ये क्या है कि 16 महाजनपद के बाद अब आप लोग का शुरू हो रहा है पांचवा। एकदम ये सब आप लोग अच्छा से याद कर लो, अब नेक्स्ट टाइम हम नहीं बताएंगे, राजवीर तुम लोग भी, उन्हें इतिहास का एकदम बेस तुम लोग का पूरा क्लियर हो जा रहा है। इसी से आप एकदम याद करने से आप और सारा क्वेश्चन आपको यहीं से देखो बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, वंश को मिलाने दे देगा इधर उधर करके, वो भी हो सकता है। किस वंश का कौन संस्थापक है ये भी पूछ देगा। दूसरी बात क्या है कि कौन किसका शासक है, एक एक कैसे कैसे आ रहा है ये भी हो। अब आइए मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य, इसका टाइमिंग देखो, यानी कि महाजनपद इसका टाइमिंग क्या है, 600 से 300 बीसी इस समय हो रही है। चलो महाजनपद ठीक है। और मौर्य साम्राज्य इसका स्थापना कब हो रहा है, इसका टाइमिंग क्या है, 300 बीसी से 200 बीसी। तो ये जो आपका हो गया मौर्य साम्राज्य 300 बीसी से 200 बीसी। इस वंश का शासक का नाम बताओ, बोलो बोल बोलो। मौर्य वंश संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। अब ये सब अच्छा से जानना होगा ना तुम लोगों को, इसके बारे में बहुत सा डाउट है। अरे अरे देखो साहब आया हुआ था, तब एकदम पानी से तुम लोग याद करवा दिए थे। कोई बात नहीं, चलो होता है, जब तक हम लोग एक बार ठोकर नहीं लगता सीखते नहीं तब तक, हाँ तब तक हम लोग सीखते नहीं है। सीखना भी मैंने एक बार ठोकर खाना भी बहुत जरूरी हो जाता है, जब तक हम ठोकर नहीं खाते बाकी मजबूत नहीं होते। यहाँ है पानी, जाओ इधर, जाओ ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य क्या है, 220 से 300 चंद्रगुप्त मौर्य का संस्थापक। इसका कहानी क्या है, यही चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ले जा रहा है। जब चाणक्य पद्मानंद को बोल दिया कि भाई हम तुमको हटाएंगे गद्दी से और तुमको शासक बनाएंगे, तो यहाँ क्या हो रहा है, वो ढूंढ रहा है पूरा भारतवर्ष में कि कौन है ऐसा व्यक्ति जिसको हम लोग शासक के रूप में बना सकते। शासक तो किसी को बनाने से नहीं ना होगा, तो जाके देख रहा है तो बहुत केयरफुल। लेकिन ये क्या है, अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, ये राजा बना हुआ है और ये उन लोग को प्रजा बनाए खेल रहा है, और ये नेतृत्व उसका करके दिखा रहा है। तभी वो बोला कि हाँ ये कर सकता है, तब उसको उठा के ले गया। कहते नहीं है बच्चे के जो पालने में ही उसका पैर से पता चलता है कि वो क्या करेगा क्या नहीं। अभी देखो आईसीएससी में टॉपर की 99.99% लाई, तो वो मोबाइल को कहाँ यूज करती थी, वो मोबाइल को सिर्फ यूट्यूब जो उसको कंटेंट चाहिए वो सब देखने में, और किसी को कुछ बात करना तो बस इतना ही, इससे ज़्यादा एकदम डिस्ट्रैक्ट रहा। 3 साल तक फैमिली देखो बाहर तक नहीं गया घूमने के लिए। तो ये क्या, हाँ जमशेदपुर को लड़के देखो इंडिया में टॉप की आईसीएससी में, क्या है कि भाई डेडिकेशन चाहिए, पहले आपको कुछ, आपको सब मिलेगा, आप उसमें काम करो उस तरह। हम लोग कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं, जितना जो उसमें चाहिए वो हम लोग करते नहीं है। 100 रुपया तभी पूरा होता है जब 100 एक रुपए के 100 रुपया 100 तक काउंटिंग करते हो। 99 तक आप कलेक्ट किए फिर भी आपको 100 रुपया पूरा नहीं होगा। आपको भी कुछ चाहिए तो इस तरह काम करना, जाओ ले लो तो पानी, नाश्ता करना थोड़ा नहीं लगता है। ठीक है, अभी हम ही यहाँ खड़े हैं तभी जाके हम मेरा नींद लेना, तो अभी बैठो हमको भी नहीं आता। ठीक है, तो थोड़ा जगो, थोड़ा पानी ले लो। तो देखो इस बार
टॉपर वही लड़की भी की 99.99%। तो कुछ नहीं, मार्केट में भी बहुत सारा नोट्स बहुत, बस हम लोग क्या है ऑफलाइन ऑनलाइन में यही गलती है, तो ऑनलाइन में कोई एकदम ये नहीं कंफर्म नहीं होता कि भाई हम लोग करना है। यहाँ जैसे देखो, अभी तुम अभी घर में, तो अभी नींद लगा तुम आराम से सो जाते, अरे छोड़ो ना, बिराना तो नहीं पड़ेंगे, लेकिन आप देखो कि आप सो पा रहे हो। ऑफलाइन में देखो एक फायदा है, हम लोग बड़ा आलसी आदमी है, नहीं तो बहुत मेहनती आदमी है। मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य क्या है, यानी कि चंद्रगुप्त चाणक्य जो है उसको, इसको ले जा रहा, कहाँ ले जा रहा, तक्षशिला, और वहां जो जाके इसको सब कुछ ज्ञान दे रहा है, चाहे राजनीति का हो, चाहे हर प्रकार मारपीट का हो, या फिर नेतृत्व करने का, सभी चीज का पूरा ट्रेनिंग दिया जा रहा है। कोई बोला कि हमें नहीं, गुरु जी हमसे नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसा सिचुएशन उसको फेस करवाया, आज देखो इतना ताकतवर शासक को पराजित कर रहा है, यानी कि नंद वंश को उखाड़ फेंक रहा है। नंद वंश को उखाड़ फेंकने के बाद अब क्या हो रहा है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो रहा है। तो इसका पहला शासक कौन हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा कौन है, बिंदुसार, ठीक है। और तीसरा शासक, इसमें महान शासक कौन बन रहा है, अशोक। देखो हम लोग थोड़ा सा कहीं कुछ होता है हम लोग बात टूट जाते हैं, अरे अशोक के साथ कितना घटना हो पता है तुम लोगों को। अशोक का जो है 99 भाइयों को हत्या करने का आरोप है उस पर। क्यों, क्योंकि वो उसका सौतेला भाई था, दूसरे मम्मी का। और ये अशोक का मूवी देख लेना, शाहरुख खान का एक है, उसको देख लो समझ में आ जाएगा सब। तो वो जो है, उसका मम्मी तो बोले बेटा तुम चले जाओ, तुमको मार देगा, वो चला भी गया, लेकिन फिर भी उसको नहीं छोड़ रहा था। वो जो है, तो ज्यादा बोलो ना, किसी शरीफ को ज्यादा भी इतना भी मत छेड़ो कि वो सबसे खूंखार हो जाए। तब जो वो वहां से फिर वापस आ रहा है, उसका 99 भाइयों को भी अपना हत्या कर रहा है। उसके बाद वो शासक गद्दी को संभाल रहा है, और गद्दी संभालने के बाद कलिंग, जिसको कोई जीत नहीं पा रहा था, कलिंग को जीता। और कलिंग में मतलब उसका 3 चरण है, काम शोक, धर्म शोक, चंद्र शोक। हम जब टॉपिक करवाएंगे तो आप लोग सब बताएंगे। तो उससे माने कलिंग को जब विजय किया तो वहां क्या हुआ था, कितना शिलालेख में इसका वर्णन है, सब बताएंगे आप लोगों को, या फिर आप लोग जानते तो कमेंट कीजिएगा। 13वां शिलालेख में इसका वर्णन है, और 1 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 लाख लोग निर्वासित हुआ था, यानी कि एकदम डैमेज हो गया था। और इसी को देख के अशोक का मन परिवर्तित हो गया कि ये हम किए तो किसके लिए किए, क्यों किए। जब विधवा सब रोने लगी महिला सब, तब उसका मन परिवर्तित हो गया। तब वो किस धर्म को अपना रहा है, बौद्ध धर्म को। इसके पहले अशोक किस धर्म को मानते थे, ये आप लोग कमेंट करोगे। अगर आप लोग अच्छा से पढ़ रहे हो तो जरूर आप लोग कमेंट करोगे, क्योंकि नहीं पढ़ रहे तो हम जान रहे हैं कि आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, तो मौर्य साम्राज्य इसका देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य पहला शासक, दूसरा अशोक, बिंदुसार, तीसरा अशोक। देखिए एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है, बिंबिसार, मगध का पहला शासक, हरेक वंश का संस्थापक बिंबिसार, और ये हो गया बिंदुसार। जो चंद्रगुप्त बोल के, ये बहुत सारा हम देख रहे हैं, एक अच्छे हम वक्ता को देखे थे, जो आके गुप्त का बहुत बड़ा फैन है, चंद्र मौर्य का, चंद्रगुप्त का। लेकिन वो वही बता रहे कि भाई इसका, तो चंद्रगुप्त यहाँ देखो केठो है, चंद्रगुप्त यहाँ देखो तुम 3 ठो मिलेगा। तो पहला चंद्रगुप्त आप लोग को मिल गया, दूसरा चंद्रगुप्त कहाँ कहाँ मिलेगा, आप बने रहिए आपको पता चल जाएगा। पता है क्या आप लोग को, चलिए अब आगे बताते हैं। तो मौर्य साम्राज्य आपका हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य आप लोग का शुरू होगा, सेटअप जो है वो आपका है विदेशियों का आगमन। यानी कि देखो
शोक आगमन। समझ रहे हो, मौर्य साम्राज्य इतना पावरफुल शासक यहाँ रहते हुए उसका पतन हो रहा, विदेशी सब आना शुरू कर दे रहा है। हम लोग का शासक जो है वो कमजोर पड़ गया, यानी कि यूनानी, पहले विदेशी आने वाला कौन है? यूनानी, जिसको हम लोग ग्रीक भी कहते हैं। यूनानी, शक, पहलव और कुषाण, ये लोग आ रहा है। ये भी क्वेश्चन आप लोग ऑलरेडी पूछ चुका है। पहले आने वाला कौन है? कोई भी एग्जाम में पूछा है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब ये लोग आके हम लोग के भारत में भारतीय हो जा रहे हैं, एक तरह से मिल जा रहे हैं, और ये लोग भी हमारे देश में बहुत कुछ किए, जब टॉपिक करवाएंगे सब आप लोग क्लियर करवाएंगे, बहुत कुछ दिया। आज हम लोग सक्षम मध्य विक्रम जो भी है हम लोग उन्हीं का देन है, कुषाण का, कुषाण वंश का, कनिष्क का, और भी बहुत सारी चीजें हम बताएंगे जब टॉपिक हम लोग करेंगे। इसका टाइमिंग क्या है? 200 BC से 300 AD। आप देखो हम लोग BC से हम लोग AD में आ रहे हैं, ठीक। तो ये जो है अब इस समय हम लोग का जो भारतीय शासक कौन है? शुंग वंश, यानी कि अशोक जो है, अशोक जो इतना विशाल साम्राज्य किया और इतना खतरनाक वो शासक बना था, फिर भी देखो इस वंश क्यों खत्म हो गया? क्योंकि इसका अंतिम शासक कौन है आप लोग ये भी बताइएगा, नहीं तो हम बता देंगे आप लोगों को। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अंतिम शासक कौन था मौर्य वंश का, ठीक है। तो बता दे रहे आप लोगों को क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बृहद्रथ, क्वेश्चन बार बार पूछा है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है, तो बृहद्रथ। इसको वो जो शुंग वंश का शासक जो है ये वो उसको मार रहा है। क्यों मार रहा है? क्योंकि अशोक जो है बाद के दिन में बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा देने लगा। अब बौद्ध धर्म में बहुत दान करने लगे, दान पुण्य करने लगे, तो उसे क्या राजकोष खाली होने लगा। प्लस जैसे देखो एक पुलिस अगर पब्लिक से मजाक करते रहे, लॉ एंड ऑर्डर को लूज कर दे, तो ये टाइट रहेगा? नहीं रहेगा। उसको क्या है, उसको कंट्रोल करने में टाइट रहना पड़ेगा। एक शासक बनना है तो आपको भाई शासक के थोड़ा तो घर का गार्जियन को कभी कभी कड़ा होना पड़ता है, ना तो बच्चे लोग क्या करते हैं, मजाक करना शुरू कर देते हैं, बहुत इजीली लाइफ को लेने लग जाते हैं, तो कभी कभी कड़ा होना पड़ता है। तो जैसे ही भी लूज किया देखो, यानी कि अब क्या है, शैव धर्म वैष्णव जो हम लोग था तो